हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अंजीर सिंह एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट अंजीर सिंह। कैसे हैं आप लोग? आप सभी ठीक होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपने अपने सब्जेक्ट में मॉडरेशंस जो क्लास 12th रिजल्ट की मॉडरेशंस करनी थी वो आपने मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा। बट अभी भी कुछ लोगों के रह रहे हैं और कई सारे क्वेरीज और कई सारे डाउट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो मैंने उस क्वेरीज में कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं और उसको एक मैं नोटपैड में नोट करके मैंने रखा है। कुछ 5-6 पॉइंट्स ही हैं जो जनरल क्वेरीज हैं। तो आइए मैं आपके साथ एक बार उस जनरल क्वेरीज के ऊपर डिस्कस कर लूं और आपको बताऊं कि वो जनरल क्वेरीज है क्या क्या है जिसके ऊपर आपको सोचने की जरूरत है और करने की जरूरत है। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको सबसे पहले वो जनरल क्वेरी दिखाता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो जनरल क्वेरी है वो ये है कि कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि 6 सब्जेक्ट के बारे में हम क्या करें, यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट का क्या होगा। देखिए मैं आपको ये बता दूं, सीबीएसई एडिशनल सब्जेक्ट पे जो पॉलिसी कहती है उसके अनुसार ये है कि जो बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट होंगे बच्चे का अभी क्लास 12th में, उसका मीन उसको एवरेज मार्क्स उसको असाइन कर दिया जाएगा। और शायद इसलिए जब आप सब्जेक्ट मॉडरेशन करने के बाद आप ऑल सब्जेक्ट वाले टेबुलेशन शीट पे जाते हैं तो वहां आपको एडिशनल सब्जेक्ट का कॉलम नहीं दिखता है। एडिशनल सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है कि आप उसमें क्या मार्क्स आए और क्या टोटल होगा। और मुझे जहां तक लग रहा है कि एडिशनल सब्जेक्ट एवरेज कैलकुलेशंस में भी कहीं पे काम शायद नहीं कर रहा हो। फिर भी कुछ लोगों को समस्या आ रही है। अगर वो किसी तरह के एडिशनल सब्जेक्ट में चेंजेस कर रहे हैं तो एक बार आप देख लीजिए। एडिशनल सब्जेक्ट को आप टच मत कीजिए, उसमें किसी तरह का कोई मॉडरेशन मत कीजिए, तो हो सकता है कि आपका जो ओवरऑल एवरेज आ रहा है वो सही कैलकुलेट हो जाए। ये पॉसिबल है। उसके बाद एक क्वेश्चन उठ के आया था नेगेटिव मॉडरेशंस का। तो 6 सब्जेक्ट का समरी ये हो गया कि आपको 6 सब्जेक्ट पे ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करना है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। आपने जो मार्क्स दे दिए हैं आप उसी मार्क्स पे अभी उसको रहने दे सकते हैं। उसके बाद अब समस्या आती है नेगेटिव मॉडरेशंस का। तो नेगेटिव मॉडरेशंस के रिगार्डिंग मैंने पीछे भी बताया था कि अभी एक नया ऑब्जर्वेशन हुआ है कि -25 तक आप नेगेटिव मॉडरेशंस कर सकते हैं। आप बच्चों की वैल्यू -25 तक कम कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए आपकी अगर रिक्वायरमेंट है कि बच्चे का मार्क्स कम करना है या ऐसा हो गया कि आपने ज्यादा नंबर लगा दिए और अब आपको उसको मॉडरेट करके नेगेटिव में लाना है क्योंकि आपका एवरेज सब्जेक्ट एवरेज ज्यादा हो रहा है, तो आप इसको -25 तक ले जा सकते हैं। मैं पीछे भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि सब्जेक्ट एवरेज कोशिश कीजिए कि आप +2 के आसपास ही इंक्रीज कीजिए, इससे आपका ओवरऑल एवरेज मिलना आसान हो जाएगा। ऐसा मत कीजिएगा किसी सब्जेक्ट में आप +4 कर दीजिए। अगर किसी में +4 करते हैं तो किसी में फिर 0 रहने दीजिए, 0 पे आइए, मतलब उसको एकदम रेफरेंस मीन के साथ मिला के ले चलिए। तो इस चीज पे भी आपको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। एक आता है परमिसेबल मॉडरेशन और परमिसेबल लिमिट। देखिए मैंने आपको पीछे भी क्लियरली बताया था कि परमिसेबल मॉडरेशन जो बताया जाता है हर एक बच्चे के साथ इंडिविजुअली आपको बताया। देखिए 2 तरह का परमिसेबल मॉडरेशन आपको दिखाई देगा। एक परमिसेबल मॉडरेशन जो है वो आपको मैं आपके अपनी एक्सेल सीट पे लेके चलता हूं और वहां दिखाता हूं कि क्या दिखता है। एक परमिसेबल मॉडरेशन है वो आपको यहां पे दिखाई देता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस जगह पे आपको परमिसेबल मॉडरेशन आता है और एक परमिसेबल मॉडरेशन लिमिट यहां पे आती है। ये जो परमिसेबल मॉडरेशन है ना, ये ओवरऑल है कि ओवरऑल मतलब कि आपका रेफरेंस मीन में +5 करने के बाद जो मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, +5 करने के बाद जो मार्क्स बन रहे हैं रेफरेंस मीन में, उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो आपने जो नंबर लगाया वो कितना ज्यादा आप और कर सकते हैं, यानी कि आपके जो रॉ डाटा है, रॉ मार्क्स हैं, वो कितना आप और बढ़ा सकते हैं या कितना आप और कम कर सकते हैं। ये माइनस है तो कम करना होगा, प्लस है तो ये करना होगा। तो ये चीज आती है यहां पे, ठीक है। बट यहां का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये थ्योरी के मार्क्स का क्लास 11 12th का जो थ्योरी का वेटेज आ रहा है, जैसे क्लास 11th का थ्योरी का वेटेज 24 का है 80 वाले सब्जेक्ट में और 12th का 32 है, तो इसको जोड़ दिया जाए तो 4 2 6 और 3 2 5 56 आ जाता है। इसके बाद ये इसका मैक्सिमम 56 मार्क्स आप थ्योरी में दे सकते थे क्लास 11 12th में। अगर मान लीजिए आपने उसको कम नंबर दिए, जैसे इस बच्चे को 30 नंबर ही मिला था, तो इसका पॉसिबल मॉडरेशन क्या है, 26 मार्क्स का है। तो हम इसको 26 मार्क्स तक मॉडरेट कर सकते हैं, इस बच्चे के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहां पे 23 है, ये ओवरऑल की बात की जा रही है, इस सब्जेक्ट का टोटल की बात की जा रही है। दूसरा चीज ये है कि क्वेश्चन और आ रहा है लोगों के मन में कि क्या यहां पे बैलेंस 0 करना है क्या। ये बैलेंस के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि बैलेंस का क्या करें, उसको 0 करें या ना करें। तो देखिए मैंने आपको पीछे बताया था कि बैलेंस अगर आपने 0 कर दिया, इसका मतलब यह है कि आप अपने सब्जेक्ट के एवरेज को 5 नंबर से आपने बढ़ा दिया। जो सब्जेक्ट एवरेज है वो आपका 5 नंबर से बढ़ जाएगा अगर आपने बैलेंस को 0 कर दिया है तो।
तो इसका मतलब यहां पे बैलेंस जीरो तो हो ही नहीं सकता। बैलेंस जीरो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं आप सब्जेक्ट एवरेज 5 से इंक्रीज करना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड, आप बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप बैलेंस को जीरो नहीं कीजिएगा। आपको क्या करना है, जितना परमिसेबल मॉडरेशन दे रहा है आप इससे कम मॉडरेट कीजिए, आप इससे कम मॉडरेट कीजिए मार्क्स को। नेगेटिव में अगर मान लीजिए यहां पे नेगेटिव 40 लिखा हुआ है तो आप नेगेटिव 80 तक को ले जाइए, सो दैट कि सब्जेक्ट का एवरेज जो है, मतलब आप इस लेवल तक नेगेटिव में कीजिए मॉडरेट कि सब्जेक्ट का एवरेज जो है वो +-3 तक ही रुक जाए, +-3 तक ही रुक जाए। और मैं बता रहा हूं इससे आपका ओवरऑल एवरेज कैलकुलेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी एक्सपीरियंस है, वो मुझे यही बता रही है। तो आई होप सो कि आप इस चीज को समझ रहे हैं और इसी हिसाब से आप करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और कुछ नहीं है। मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा भी नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन और उठ के आया था, यहां पे मॉडरेशन मीन क्या होता है। देखिए मॉडरेशन मीन का मतलब ये हो गया, यहां पे एक मॉडरेशन मीन आती है, ये आपका रेफरेंस मीन है। अब आप इस पूरे डाटा को समझिए। रेफरेंस मीन ये हो गया जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से उठ के आ रहा है। ये कहां से आ रहा है, हिस्टोरिकल डेटा से आपके उठ के आ रहा है, हिस्ट्री नहीं, हिस्टोरिकल डेटा से। परमिसेबल मीन का मतलब हो गया कि हिस्टोरिकल डेटा में जब हम +5 कर दिए तो हमारा परमिसेबल डेटा हो गया। मॉडरेशन करने के बाद जब आप मॉडरेट कर देते हैं मार्क्स को तो आपका टोटल मार्क्स निकल के आता है यहां पे थ्योरी का। तो ये जो थ्योरी का मॉडरेशन मार्क्स है, टोटल आफ्टर मॉडरेशन जो मार्क्स है उसका ये मीन है। ये मॉडरेशन मीन का मतलब हो गया कि वो मीन है और आपको इसी मीन को देखना है। देखिए इस वाले मीन को इस वाले मीन के साथ आपको कंपेयर करना है। मैं फिर से कह देता हूं, इस वाले मीन को इस वाले मीन के साथ कंपेयर करना है। ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है और ये आपका ये आपका हिस्टोरिकल डेटा है। ये आपका करंट डेटा के हिसाब से जो डेटा आपने एंटर किया था उसका मीन है और ये आपका वो मीन है जो मॉडरेशन के बाद आ रहा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मॉडरेशन मीन में कई बार आपको उलटफेर समझ में आता हो तो ध्यान रखिएगा, किसी भी बच्चे का, मान लीजिए आपके पास 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में से आपने सिर्फ 10 बच्चे के मार्क्स को मॉडरेट किया है, बाकी को नहीं करना है, तो एटलीस्ट उसमें मॉडरेशन वाले पॉइंट पे जाके 0 जरूर लिख दीजिएगा। यहां पे जाके 0 जरूर एंटर कर दीजिएगा। जब तक आप उसमें 0 एंटर नहीं करोगे ना, वो इस कैलकुलेशन में, उस बच्चे का डेटा इस कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि यहां कोई डेटा दिखाई नहीं देगा वहां पे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है मॉडरेशन के टाइम में। एक क्वेश्चन और है यहां पे और वो क्वेश्चन भी है 10 और लेस देन 10 टेस्ट। देखिए सीबीएसई की पॉलिसी के हिसाब, टेबुलेशन पॉलिसी के हिसाब से सीबीएसई ने ये कहा था कि जी आप सब्जेक्ट एवरेज को इग्नोर कर सकते हो, बट आपको ओवरऑल एवरेज यहां भी मैनेज करना है। अगर आप ओवरऑल मैनेज एवरेज नहीं चेक करते हैं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप अपने सब्जेक्ट एवरेज के साथ चलें, क्योंकि सब्जेक्ट एवरेज को अगर आपने मिला के रखा तो आपका ओवरऑल एवरेज मिल जाएगा। अदरवाइज आपका ओवरऑल एवरेज मिलने में आपको समस्या आएगी। तो आप देख लीजिए कि आपको किस हिसाब से इस पे काम करना है, ठीक है। ये मेरा मानना है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये कुछ क्वेरी थे जो कॉमन क्वेरी थे। अब आप किसी को 5 नंबर कम करना चाहते हैं, किसी को आप 10 नंबर बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कहीं पे परमिसेबल मॉडरेशन में पॉजिटिव वैल्यू है, हम निगेटिव में देना चाहते हैं, किसी बच्चे का हम कम करना चाहते हैं, कम कर सकते हैं, किसी बच्चे को बढ़ा सकते हैं। यहां पे कहीं कोई समस्या नहीं है, आप सारा काम कर सकते हैं। बस आपको अपने एवरेज का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट एवरेज जो है वो हिस्टोरिकल डेटा के प्लस आसपास रह रहा है या नहीं रह रहा है। आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना सो दैट कि आपका ओवरऑल एवरेज मैच कर जाए। अब बात आती है कि मैं आज का वीडियो क्यों बना रहा हूं। मैंने ये चीज तो ऑलरेडी आपको बता दिया था ये पिछली वीडियो में कि इसके बारे में ये डेटा समझा दिया था। आज मैं आपको वो शीट दिखा रहा हूं जिस शीट के बाद जब आप सब्जेक्ट मॉडरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद मान लो आपने सब्जेक्ट मॉडरेशन भी कर लिया, आपने ओवरऑल एवरेज भी देख लिया, ठीक है। अच्छा हाँ, ओवरऑल एवरेज में एक जगह पे बैलेंस आता है। ओवरऑल एवरेज जब आप ओवरऑल सब्जेक्ट कैलकुलेशन को चेक करोगे तो वहां भी आपको एक बैलेंस दिखाई देता है, ठीक है। एक बैलेंस आपको वहां भी दिखाई देगा। मैं जरा सा देख लूं, ये इसके यूजर मैनुअल में शायद वो स्क्रीन मिल जाए मुझे, तो मैं आपको दिखाता हूं। 1 मिनट होल्ड ऑन। ये हमारा सब्जेक्ट का हो गया और ये हमारा, हाँ ये ओवरऑल हो गया। ये वाला, इस स्क्रीन को ध्यान दीजिए, यहां भी आपको ना एक बार बैलेंस दिखाई देता है, ये बैलेंस आता है।
ये ओवरऑल पे बता रहा है, ये ओवरऑल टैबुलेशन शीट पे ऑल कैंडिडेट्स ऑल सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बैलेंस बता रहा है। इस बैलेंस को अगर आप चाहें तो इसको आप जीरो कर सकते हैं, अलाउड है, यहां पे आप जीरो कर सकते हैं। मतलब उतने नंबर का आप मॉडरेशन कर दीजिए सारे सब्जेक्ट को मिला के, जैसे ये बता रहा है 1827, इसका मतलब हो गया कि सारे सब्जेक्ट को मिला के मुझे 1827 मार्क्स कम या ज्यादा करने हैं। आप ये कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये 53 और 55 के बीच के हिसाब से दिया हुआ। देखो 53.21 यानी कि 53.21 जो है ये आपका हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से ओवरऑल एवरेज है। परमिसेबल है कि आप 2% का प्लस कर सकते हो, तो आप 55.21 पे जा सकते हो। तो 55.21 के अकॉर्डिंग यहां पे 1827 बनता है आपका। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें सारे सब्जेक्ट में मॉडरेशन देखें जो हमने प्लस माइनस किया, इन सबको जोड़ दिया जाए तो 1827 का मॉडरेशन बनता है आपको। तो आप ये चीज कर सकते हो, इसको जीरो तो अलाउड है, ये जीरो आप कर सकते हो। 2-4 नंबर छोड़ दीजिएगा, ये आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा पे है, बाकी आप इसको जीरो कर सकते हैं, ऐसा मानना है, ठीक है। यहां जीरो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये चेक कर लिया कि मान लो 2, 4, 5 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, 10 नंबर दिख रहा है, तो आप फिर सब्जेक्ट एवरेज में जाके या सब्जेक्ट में मॉडरेट करके आप यहां से इस जीरो को, इसको जीरो बनाया जा सकता है। लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज दिख रहा था वहां पे जीरो बनाने का मतलब हो गया कि आपने +5 कर दिया। देखो यहां जीरो बनाने का मतलब है कि आपने +2 किया है, लेकिन वहां पे जीरो बनाने का मतलब है कि आपने +5 कर दिया। तो ये बेसिक चीज को आपको समझना होगा। इसके बाद एक सीट और आती है जिसके बारे में मैंने शुरू में भी बताया था, इस जब यूजर मैनुअल मेरे पास अवेलेबल हुई थी। ये बड़ा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, ये चीज समझिएगा। ये तब आता है जब आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक करते हैं। जब आप इस जगह पे क्लिक करोगे, फाइनल सबमिशंस पे क्लिक करोगे, ऑल सब्जेक्ट मॉडरेशन ओके, सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन ओके, और अब आप फाइनल सबमिशन पे आओगे तो यहां पे आने के बाद आपको ये दिखेगा एक टेबल आ जाएगी, जिस टेबल में ये इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि ये क्या है। क्योंकि कई लोगों को ये समस्या आई है कि उन्होंने सब्जेक्ट वाइज कर लिया, ओवरऑल कर लिया, और जब वो सबमिशन पे आ रहे हैं तो वहां पे उनको ये डेटा दिख रहा है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और शायद आप इसके बाद फाइनलाइज बटन पे क्लिक करेंगे जैसी, तो आपको एरर मैसेज नजर आएगा। तो ये चीज एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये है आपका हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से आपके स्कूल का ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब इस ओवरऑल परफॉर्मेंस को मैं इस टेबल से समझाना चाहूंगा आपको। यहां पे मैंने उसका कुछ कैलकुलेशंस किया है। ये कुछ इस तरीके का डेटा वहां पे दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपको ये वाला इंफॉर्मेशन दिख रहा है, ये इंफॉर्मेशन वहां पे दिख रहा है। ये मैंने अभी आपको कैलकुलेट किया है और मैं बता रहा हूं कि क्या है, और ये मैं ऊपर भी मैंने कैलकुलेट किया है, और ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या चीज है और क्या कहना चाह रहा है। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये ओवरऑल स्कूल के परफॉर्मेंस की बात हो रही है यहां पे। मतलब क्या है कि 500 का एग्जाम हुआ, 500 में आपके बच्चे ने क्या स्कोर किया था हिस्टोरिकल में। तो अब जाके आप अपने हिस्टोरिकल डेटा में चेक कीजिए कि आपका जो टॉपर बच्चा था आपके स्कूल में, टॉपर बच्चे थे, उसका परसेंटेज क्या था, उस टॉपर बच्चे का परसेंटेज क्या था। क्या वो टॉपर बच्चा 96% पे था, क्या वो 96% पे था, क्या वो 97 पे था, क्या वो 98 पे था, क्या वो 99 पे था, 99 पॉइंट समथिंग या कुछ था, क्या वो इस परसेंटेज पे था। ये जो टॉपर ब्रैकेट्स हैं, मतलब ओवरऑल की बात हो रही है, 5 सब्जेक्ट को मिला के जो उसके टोटल मार्क्स बन रहे हैं 500 में से, ये उसकी बात यहां पे की जा रही है। और उसके रिगार्डिंग जब आप फाइनल सबमिशन पे जाते हैं तो आपको यहां पे कुछ डेटा समझ में आता होगा, कुछ डेटा दिखाई दे रहा होगा। पॉसिबल है कि आपको यहां पे 0 लिखा हुआ भी दिखाई दे, पॉसिबल है कि आपको यहां पे 0 लिखा हुआ भी दिखाई दे। 0 कब दिखेगा? जब आपके स्कूल में किसी बच्चे ने हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से जो रेफरेंस ईयर आपको दिया गया था, उस साल किसी बच्चे ने 95% से ज्यादा का नंबर स्कोर नहीं किया था। मतलब जो टॉपर बच्चा था वो 92 पॉइंट समथिंग था, 93 पॉइंट समथिंग था। बट अगर आपके स्कूल में कहीं पे 96.75 पे कोई बच्चा परसेंटेज लेके आया है, एक बच्चा 98.2 का परसेंटेज लेके आया है टोटल ओवर, मतलब रेफरेंस ईयर में,
और कोई 100% स्कोर कर दे रहा है, ये उसके हिसाब से आता है। और ये जो आंकड़ा है यहां पे, ये परसेंटेज में दिया गया आंकड़ा है। ये डेटा जो है ये परसेंटेज में दिया हुआ है और ये परसेंटेज का रेंज दिया है। अब मैंने उस परसेंटेज के रेंज को क्या किया, मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर किसी बच्चे का 95% मार्क्स है तो 475 उसके टोटल स्कोर हो रहे होंगे। 96% का मतलब है 480 मार्क्स टोटल में हो रहे होंगे। 97% का मतलब है 485 मार्क्स हो रहे होंगे। 98% का मतलब है 490, और ये मैंने परसेंटेज निकाल दिया इसका। अब उसके हिसाब से मैंने यहां पे एक स्लैब बना दिया कि 475 से लेके 479 के बीच में आपके जो टोटल स्कोर आए हैं बच्चे का, उस बीच में 2.36% बच्चा ही रह सकता था। ये परसेंटेज है, 2.36% बच्चा ही रह सकता था। 480 से लेके 400 लेस देन 485 तक में 1.23 बच्चा ही रह सकता है। इसका मतलब था 1% बच्चा। इसका मतलब हो गया 1% बच्चा। ठीक है, इसका मतलब मान लो आप 2%, राउंड फिगर में लेकर चलते हैं, यहां भी 1% बच्चा है और यहां भी 1% बच्चा है। 98% पे और 99% के स्लैब में कोई बच्चा नहीं है आपके पास। ये आपका हिस्टोरिकल डेटा आपको कह रहा है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका टोटल स्ट्रेंथ है उस टोटल स्ट्रेंथ के हिसाब से, देखिए अगर यहां पे 0 है तो आप जाके सबसे पहले ओवरऑल टेबुलेशन शीट में जाके देखिए कि किसी बच्चे का मार्क्स 474 से ज्यादा तो नहीं है। अगर किसी भी बच्चे का मार्क्स 474 से ज्यादा है, 474 से ज्यादा है, अगर इन सारे टेबल में 0 दिया हुआ है आपके फाइनल सबमिशन के टाइम में, तो सबसे पहले जाके उस बच्चे के मार्क्स को चेंज कीजिए और उसको 474 या 473 पे लाके रखिए। उसके अब उसको आपको मॉडरेट करना होगा और उसको 474 पे लाना होगा। लेकिन अगर आपको यहां पे कोई आंकड़ा मिल रहा है, कोई नंबर यहां पे मिल रहा है, तो खुश होने की जरूरत है। मतलब इस साल भी आपका जो टॉपर बच्चा होगा वो 98% पे आ सकता है, 97 पे आ सकता है, 96 पे आ सकता है, अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन बाय द सीबीएसई। और यू कैन से आपके जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल डेटा आपको मिला था, रेंज मिला था, रेफरेंस ईयर के डेटा के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से आप इस साल भी कर सकते हैं। मतलब आपका रिजल्ट उसी से मैच करेगा। अगर वहां पे टॉपर 98 था तो आज भी आपका 98 वाला ही बच्चा टॉपर बनेगा। कोई दूसरा परसेंटेज से 99 पे आप टॉपर नहीं बना सकते हैं और 96 पे भी टॉपर बनाने की क्या जरूरत है जब 98 आपको मिल रहा है। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब ये हमने कैलकुलेशन कर लिया कि 2.3। अब मान लेते हैं कि मेरे स्कूल में 110 बच्चे हैं या आपके स्कूल में 110 बच्चे हैं, तो 110 का 2.36% निकाल लीजिए, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, 2.5 निकल के आएगा। 1.23% 1.3 आ गया, यहां पे 1.6 1.4 आ गया, यहां पे 1.1 आ गया। तो इन सब का मतलब हो गया कि एक बच्चे को हम 100% पे रख सकते हैं, एक बच्चे को हम 97% के रेंज में रख सकते हैं, एक बच्चे को हम 96 के रेंज में रख सकते हैं और दो बच्चे को हम 95 के रेंज में रख सकते हैं। तो ये चीज है, इस ब्रैकेट का मतलब, इस डेटा का मतलब ये है जो इन्होंने यूजर मैनुअल में भी दिया था। जो यूजर मैनुअल था वहां भी उन्होंने इस चीज को दिखाया था और इसी चीज को मुझे क्लियर करना था। आप इसको चेक करने के बाद आप फाइनलाइज पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आपको एरर मैसेज देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इस डेटा को, इस टेबल को टैली नहीं कराया, टोटल स्कोर को आपने टैली नहीं कराया, तो देखिए यहां पे कई सारे पॉइंट्स हैं। पहले तो आपने सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट को देखा, सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट देखने के बाद आपने फिर आपको क्या करना है, ओवरऑल आपने रिजल्ट को देख लिया, आपने अपने ओवरऑल सब्जेक्ट एवरेज को देख लिया, ओवरऑल एवरेज को, सॉरी सब्जेक्ट एवरेज को देखा, ओवरऑल एवरेज को देखा। सारा चीज करने के बाद अब आपकी जरूरत होती है टॉप ब्रैकेट्स को चेक करना। और टॉप ब्रैकेट्स का मतलब हो गया टॉपर, आपके स्कूल का टॉपर। इट्स नॉट लाइक दिस कि आप साइंस स्ट्रीम के टॉपर की बात करें, आप कॉमर्स स्ट्रीम के टॉपर की बात करें, आप ह्यूमैनिटीज की टॉपर की बात करें, अब आप स्कूल के टॉपर की बात करेंगे और वो टॉपर का जो स्लैब है वो यहां पे दिखाई देता है। जब हम फाइनल सबमिशंस पे आते हैं तब हमें ये चीज देखने को मिलता है। एक सवाल और आया था जो मैंने भूल गया उस सवाल को लेना, वो सवाल था लेस देन 33% वाले कंडीशंस में, कि क्या लेस देन 3% के कंडीशंस को हम ऊपर कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास गुंजाइश है, पॉसिबिलिटीज है, आपका डाटा बहुत ज्यादा बिगड़ नहीं रहा है, तो आप 33% से ऊपर ले जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सीबीएसई भी शायद इस चीज पे मतलब ऑब्जेक्शन ना लगाए। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप आरओ से कंसल्ट कर सकते हैं, सीबीएसई ऑफिस से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने सिटी कोऑर्डिनेटर से कंसल्ट कर सकते हैं।
अगर गुंजाइश होती है कि आपके स्कूल का परफॉर्मेंस ठीक है तो आप उसको 33 के आसपास रख सकते हैं, एक आध स्लैब ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट टॉपर ब्रैकेट्स में तो आप बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, वहां पे कोई गुंजाइश नहीं है, वहां आपको बिल्कुल अपने हिस्टोरिकल डेटा के साथ, हिस्टोरिकल रेंज के साथ आपको मैच करना होगा। तो आज के लिए इतना ही है और उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद शायद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी और आप शायद अपना मॉडरेशन कंप्लीट कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।